अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी हालात तो अच्छे नहीं हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन सियासी लोग जब गिरफ्तार होते हैं तो उसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में रिवाज ये है कि जिसके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं वहाँ पर इस तरीके से पकड़ धकड़ होती है कि कानून क्या है, अदालत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो चीज़ें सब पीछे चली जाती हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवालात उठते हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाली गई या जिस तरीके से बाकी जो लोग थे, शाहिद खाकान अब्बासी या बाकियों को पकड़ा गया, वो इंतहाई नामुनासिब तरीक़ाकार था। किसी रूल्स, कायदे या कवानीन का उसमें रोल नहीं था। सब ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के साथ हो रहा है वो उससे भी बदतर है। 5-5 दफ़ा अदालत से ज़मानत होती है, बंदा बाहर छूट के रिहाई होकर बैठने के लिए आता है तो पुलिस आगे खड़ी होती है, पकड़ के फिर ले जाती है। अदालत क्या है या अदालत का हुक्म क्या है, वो चीज़ पसे पुश चली जाती है। आज प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं इन सवालों की तरफ आने से पहले आपकी सेहत के मतलब दरियाफ्त करना चाहूँगा। कल रात से आपकी तबीयत के हवाले से कुछ खबरें चली हैं कि आप अच्छे नहीं, FIC में तशरीफ लेकर गए। बस थैंक्स टू सोशल मीडिया। कल मेरा पब्लिक डे था, मैं अपने हल्के में मौजूद था, तो कोई रात जब मैं को 11 साढ़े 11 फारग हुआ तो मैं ब्लड प्रेशर या रूटीन के चेकअप के लिए हमारा FIC एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने गिफ्ट किया है फैसलाबाद के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ से किसी को खबर मिल गई होगी कि मैं वहाँ पे गया हूँ। तो ये बात तो रात की है। उसके बाद फिर मैं घर जाके तो आज सुबह फिर फैसलाबाद के लिए आया हूँ। तो ये को आज मेरा ख्याल है 9-10 बजे को सोशल मीडिया ने ये बात शुरू की, तो जिसमें अब लोगों की ख्वाहिश हो सकती है या फिर ये है कि बगैर तस्दीक किए जो उनका दिल चाहे वो। लेकिन आप अदरवाइज यू आर इन गुड हेल्थ, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। गुड। आपके सियासी मुखालफिन की तरफ आऊँगा राना साहब। शायद आपकी पार्टी से पहले हम लोगों ने ये सवाल उठाया था जब आपके ऊपर हीरोइन डाल के तो आपको अंदर बंद कर दिया गया था। जालमाना फेल था, मौत की उसमें सज़ा थी। ठीक। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, यास्मीन राशिद हो, बाकी लोग हों, शीरी मज़ारी थी, बाकी लोग थे, 5-5 दफ़ा ज़मानत होती है। अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी। शहरियार अफरीदी से मैंने इंटरव्यू किया था, वो जब मैंने पूछना था किधर है वो फुटेज। लेकिन अब आपसे पूछना है कि आप किस कानून के तहत बंदे को 5-5 दफ़ा अंदर डालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हमारे साथ इस किस्म का रवैया जो है वो रखा जा रहा था कि बेगुनाह लोगों पे सजाए मौत सज़ा के केसेस डाले जा रहे थे, लोगों को जो है वो नैब जो है वो पकड़ पकड़ के बंद कर रही थी, और 90 दिन तक जब एक आदमी पकड़ा जाता 90 दिन तक फिर उसका कोई सवाल नहीं होता था। उस वक्त कभी किसी कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था? अब तो सिंपल इस बात के ऊपर कि जी ये गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसके ऊपर जो है वो सो मोटो नोटिस और जो है वो लार्जर बेंच बैठ जाते हैं। उस वक्त जो है वो कभी किसी को मैंने जेल से लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये जुल्म है तो इसका आप सो मोटो नोटिस लें, और अगर मैं ये पूरी दुनिया में हीरोइन जो है वो सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे देर एंड देन जो है वो सजा होनी चाहिए, वरना जो है ये ज्यादती है। उस वक्त की अगर किसी अदालत ने आपके लिए नोटिस नहीं लिया तो उसने किसी अदालत ने बुदली का उस अदालत ने मुजाहरा किया, किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो ट्रायल जज था वो मेरी बेल ले रहा था, लेने ऑर्डर लिखवाने वाला, तो उसका व्हाट्सएप के ऊपर तबादला कर दिया गया। तो व्हाट्सएप के ऊपर तबादला जो है एक एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के जज का, वो कौन करता है? वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करता है। तो फिर यानी इस लेवल पे जो है वो चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब चीज़ें जो है वो अदरवाइज मैनेज हो रही हैं। अब सन इन लॉज के किस्से हैं, मदर इन लॉज के किस्से हैं, बेटों के जो है वो अफसाने हैं, और उसके ऊपर जुडिशरी में बाज़ मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जज साहबान जिनकी इज़्ज़त हमें जो है वो अपने से ज़्यादा जो है वो अजीज़ है, उनके जो रवैये हैं और जिस तरह का इंसाफ वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं,
ये इंतहाई जो है वो काबिल एतराज़ है। राना साहब, जो जुडिशरी है ना, वो भी बाकी सोसाइटी की तरह पोलराइजेशन का शिकार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बेटा जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं आपके पास इंटरव्यू कर रहा था, तो शायद आपकी पार्टी ने उस वक्त पब्लिकली उनको टेक ऑन करने की इजाज़त नहीं थी दी, उनका सन इन लॉ के हवाले से। वो फैसलाबाद में जाके उनकी मीटिंग्स करने की खबरें थी। इसी तरह इनकी अगर सास साहिबा का इशू है तो वो भी कोई काबिल सताइश नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर किसी तरीके से भी फैमिली इन्फ्लुएंस करे। जो लाहौर में सन इन लॉ का इशू है, वही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद है ना जी वो। लेकिन असल में तो आपका काम है कि जो आप 5 दफा बंदों को पकड़ते हैं वो कहाँ जस्टिफाई होता है? नहीं, मामला ये है वो तो दुरुस्त नहीं है। सुन लें, परवेज अलाई ने जो करप्शन की है, जो लूट मार की है अरब हा की, वो किसी से छुपी हुई है या कोई किसी को कोई डाउट है? जो अपना वहाँ पे जो है वो अपना क्या नाम है उसके जो थे उनके, मोहम्मद खां भट्टी, वो जो करता रहा है वो किसी से छुपा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। अब मामला ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मतहत है, वो एक भी जो है वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है उस मुकदमे से, दूसरा भी कर रहा है उसको, तीसरा भी कर रहा है। तो फिर मामला ये है कि फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसमें फिर अरेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ने तो करनी है ना। और इसी तरह से आप मुझे ये बताएं, जलें ये बात अगर हमें नज़र आ रही है तो फिर उनको क्यों नज़र नहीं आ रही? जो अपना राशिदा यास्मीन राशिदा साहबा हैं, क्या जो जना हाउस पे, आर्मी हाउस पे उस दिन जो है वो वहाँ पे लोग गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने घेराव किया है, लूटा है पहले, उसके बाद जलाया है उसको, ये वहाँ पे मौजूद नहीं थी? बाहर प्रोटेस्ट कर ये नहीं, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि जलाओ गिराव के लिए? नहीं, तो सुन लेना, प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल पार्टी का और जलाओ गिराव करना दो मुख्तलिफ चीजें। मैं 100 आदमियों को जो है ना, 200 आदमियों को लेके किसी जगह पे चला जाता हूं और वहां पे वो 200 आदमी जो है वो उस बिल्डिंग में दाखिल होके वहां पे जो है वो पहले लूटमार करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं। तो मैं सुन ले, तो मैं ये कहूं कि जी वो देखें जी, मैं तो इन 200 बंदों को लेके गया था सिर्फ एहतजाज के लिए, अब ये काम तो आगे इन्होंने कर दिया। नहीं, मैं जिम्मेदार हूँगा। ये यास्मीन राशिदा साहबा जो हैं लोगों को वहां पे ले जाने में मुलव्वस हैं। तो जज के सामने आपने सबूत देने थे ना सर, आपने सबूत देने में नाकाम रहे हैं। नहीं, हम सबूत देने में नाकाम नहीं रहे, जज साहब की जो है वो किसी और तरफ से मजबूरी थी, उनकी नौकरी जो है वो किसी और के हाथ में थी। सर, अगर परवेज लाई की जमानत हो तो कहते हैं जज पीटीआई का है, यास्मीन राशिद की जमानत हो तो कहते हैं नहीं, जज पीटीआई का नहीं है। मामला ये है ना कि ये अब दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सही कहा था, उन्होंने कहा था जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी भी जान छुड़ाएं और हमारी जान भी छोड़ें। वो जजों ने सही कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उनकी बेबसी, लेकिन बात यही है। नहीं, मामला ये है कि अगर बैठी भी कुछ शख्सियात जो हैं वो इस पूरे जो है वो यानी जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें वो एक साइड पे होके और उस अंदाज से अपने इख्तियार को एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगी कि शायद कोई जो है वो इंतज़ामी पुलिस ऑफिसर या कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी भी जो है वो इस हद तक ना जा सके। जब यहाँ तक होगा तो फिर उसके अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर देगा, उसको 3 MPO में बंद कर दिया। जज साहब ने अगले दिन उसकी ज़मानत ले ली, तो जज साहब ने अगले दिन इस बात की भी गारंटी दी है कि ये दोबारा वो काम नहीं करेगा जिस काम में आपको पकड़ा था। तो अगर वो गारंटी नहीं है तो फिर हम उसको पकड़ सकते हैं। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने 9 मई जिन लोगों ने बपा किया, इन लोगों की क्या गारंटी है कि ये दोबारा ये काम नहीं करेंगे? आपको अगर इनके ऊपर हम हाथ थोड़ा सा नरम करेंगे, इनकी ये मनसूबाबंदी है, ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर ये साल पूरे से जो है ये ट्रेंड हो रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे। आपने शाह महमूद को अंदर बंद किया हुआ है, शाह महमूद भी मनसूबाबंदी कर रहा था। बिल्कुल शाह महमूद मनसूबाबंदी कर रहा है। हाँ, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, मैं कहता हूँ हाँ सब मनसूबा साजी कर। तो आप मुझे बताएं कि ये GHQ के ऊपर कैसे हमलावर होने चले गए? ये आप मुझे बताएं कि एक ही वक्त में एक ही जो है वो मामले पे जिस दिन इन्होंने ये कहा कि इमरान खान हमारी डेडलाइन होगा, आप मुझे बताएं कि किसी रियासत में किसी भी बंदे को, वो पॉलिटिकल लीडर हो, कोई पीर हो, वो कोई आलम हो, उसको ये हक किस तरह से पहुंचता है कि वो ये कहे कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो
वो रेड लाइन होगी और उसकी जो भी तंजीम है, सियासी है, मजहबी है, और वो हमलावर हो जाएगी रियासत के ऊपर। इन्होंने बाकायदा इस बात की मनसूबाबंदी की। उसके सबूत आपको देने चाहिए। उसके सबूत, मैं कहता हूं कि उसके सबूत इतने हैं, इनकी मीटिंग्स हैं, इनके बयानात हैं। चलें आप मुझे इनमें से किसी एक का बताएं कि जी उसका ये बयान नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हमारी रेड लाइन है। उसका मतलब ये था कि वो जाएंगे, नहीं उसका मतलब मिलिट्री बिल्डिंग के बाद जाएंगे, हाँ जी, और प्रोटेस्ट करेंगे। उसका मतलब उन्होंने किया। उसका मतलब ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए ये जुडिशरी पे ऊपर हमलावर नहीं होते रहे। जिस दिन जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ है उस दिन ये सारे जिनके आपने नाम लिए हैं ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये वहाँ पे क्यों गए थे? क्यों इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला करके वहाँ पे तोड़ फोड़ की? क्यों कि गिरफ्तारी को रोकेंगे। उसके बाद जो ज़माम पार्क में 2 मरतबा हुआ, जिस तरह से पुलिस को, जिसके पास डंडों के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, उनके ऊपर जो है ये हमलावर हुए, तो उसके बाद आप कहते हैं कि ये इस बात से बाहर है। मैं उस रवैये को जस्टिफाई नहीं करता जिसने पुलिस पे हमला किया था, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से आप पकड़ धकड़ सियासी मुखालफिन कर रहे हैं, ये वही रविश है जो इमरान खान ने अपनाई। नहीं, ये वो रविश नहीं है। अगर हम एक बंदे को कहते हैं कि जी ये इस मनसूबाबंदी में ये रियासत के ऊपर 9 मई को हमला आवर हुए हैं ये लोग, इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने सरकशी की है, इन्होंने बगावत किया अगेंस्ट द स्टेट, और ये जो है वो आर्मी के ऊपर आर्मी की दफाई तनसीबात के ऊपर जो है ये हमला आवर हुए हैं, इन्होंने सरकशी की है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई तंजीम स्टेट के खिलाफ बगावत करके, सरकशी करके वो ये रिलीफ जो है वो नहीं डिमांड कर सकती कि जी हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो जो है वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट था। आपने उस घर को जला दिया और ये प्रोटेस्ट था। बहुत ही खौफनाक आप इल्जाम आयद कर रहे हैं कि रियासत के खिलाफ बगावत की इन्होंने। आपकी जो मर्जी लगती है, इमरान खान को आपको लगता है कि अल्टीमेटली आप जाएंगे और रियासत के खिलाफ बगावत में इमरान खान को पकड़ेंगे? सुन लें, रियासत के दिफा का जिम्मेदार प्राइमरी अदारा कौन है? फौज है ना। अब फौज के दिफाई तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करना जो है ये सियासी एहतजाज है, ये शरकशी है, ये जालमाना फेल है, ये दुरुस्त नहीं है। अपनी रियासत की, अपनी इंटरनली आप एम्प्लॉयन की तरफ, तोड़ फोड़ की तरफ चले जाते हैं। जब आप जीएच को भी ये कौन सा सवाल ये है कि जो कुछ आप मुखालफिन के साथ कर रहे हैं वो आर्मी हाउस में आप मुझे बताएं कि ये जो है अगर चले ये हो गए थे अपना यानी वहां पे चले गए थे चौक में, यही वजह बनी है। उस वक्त मैं उस इंक्वायरी से तो बाखबर नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त जो लोग आर्मी हाउस या जना हाउस की जो है वो दिफा पे मुतय्यन थे, उनका यही ख्याल था कि ये लोग आएंगे, सियासी वर्कर हैं, ये इधर आके बैठेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, थोड़ी देर के लिए धरना देंगे तो ये चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी वहाँ पे जो गार्ड थी उसको पीछे कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या। फौज ने खुद अपनी गार्ड को पीछे कर लिया, यानी जो भी वहाँ पे उस वक्त वहाँ के जो इंचार्ज थे, क्योंकि रिपोर्ट्स यही हैं कि जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो देयर वाज नो गार्ड। आप मुझे बताएं, उन्होंने तो ये समझा, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो शर पसंद है, ये तो हमला करने आ रहे हैं। जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसे अदा करनी चाहिए। पुलिस को इन्हें पहले वो लिबर्टी चौक में रोकना चाहिए था, फिर लिबर्टी चौक से उसके घर तक जाने तक जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन्हें अदा करनी चाहिए थी। वो यही समझा नहीं एज्यूम करके सर ये फिर सिक्योरिटी लैप्स होता है। अगर तसव्वुर कर लेना तो हमला हो जाए तो फिर सिक्योरिटी लैप्स होता है। देखिए मामला ये है कि जब ये मनसूबाबंदी हो रही थी, सारी चीज़ें जो है ये कर रहे थे, उस वक्त जो खबरें या जो एजेंसीज रिपोर्ट कर रही थी, हम भी यही समझते थे कि प्रोटेस्ट ही करेंगे ना, सड़कें ब्लॉक। इंटेलिजेंस के लोग अंदर होते हैं, उन्हें पता होता है कि इन्होंने किस वक्त कहाँ प्रोटेस्ट करने जाना है। लेकिन मामला ये है कि इस किस्म का देखें, 500 आदमी का एक जुलूस जा रहा है ना, उनमें से सिर्फ 5 लोगों को पता होता है कि हमने करना क्या है, बाकी 495 को ये पता नहीं होता। वहाँ पे जो लोग ये जा रहे थे ना, इनमें से चंद लोगों को पता होगा कि हमने वहाँ पे जाके क्या एक्ट करना है। बाकी हो सकता है कोई देखने वाले भी, कोई इधर उधर से भी जो लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये लोग जो मेन लोग हैं, इन्होंने ये शरकशी का,
ये इनकी बाकायदा मनसूबाबंदी थी और इन्होंने चले जो अभी आपने जो टर्म इस्तेमाल की रियासत के खिलाफ बगावत, मैं उस पर चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें। एक बाद लोगों के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि आप अल्टीमेटली इमरान खान को इसी इल्ज़ाम में, जो अभी आपने टर्म यूज़ किया ना रियासत के खिलाफ बगावत, आप इसी में इमरान खान वो सरगना है, आप ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो सरगना है रियासत के खिलाफ बगावत में इमरान खान को ट्राई करें। मामला ये है कि जो 9 मई का एक्ट है, आप इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। ये जो है ये दिफाई तनसीबात पे ऊपर और दिफा की जिम्मेदार स्टेट फोर्स के ऊपर जो ये हमला था, और अगर ये हमला था तो ये सरकशी थी, ये बगावत थी, और अगर ये थी तो इसका सरगना जो है ये इमरान खान ही था। तो फिर आप रेड लाइन वही था, तो फिर आप और उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार किया है, रेड लाइन आपने क्रॉस किया। अब उसको जो गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार तो क्या जो है वो आर्मी ने किया था उसको गिरफ्तार तो नैब ने किया है। उसको गिरफ्तार जो है वो जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो उसकी हमने जो है वो मदद फराहम की। फिर आप इमरान के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और मुकदमा उसके खिलाफ बनता क्या है? तो यही मुकदमा है। मामला ये है कि इस एक्ट का आप मुझे बताएं कि 9 मई के एक्ट का इमरान खान के अलावा कोई और आर्किटेक्ट है? चलिए बता दें मुझे कि जी नहीं, उसको तो पता ही नहीं था। कहना मुश्किल है मेरे लिए, कभी बात ही नहीं। कौन था? देखें वो ये बातें, देखें अशारों में कनाओं में अपने लोगों को तो उसने वाज़े तौर पे बताया होगा, लेकिन अशारों कनाओं में वो बात ये करता रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर अवाम निकलेंगे, वो फिर फट पड़ेंगे, वो फिर उधर जाएंगे, वो फिर उनका वो प्रोटेस्ट का प्लान होगा, क्योंकि तभी वो लोग उन जगहों पे गए। ये बात ठीक है। मुझे तो ये है कि जिन लोगों ने शरपसंदी की उनमें और उन औरतों और बच्चों में तखसीस होनी चाहिए। आपने इनकी वो लड़कियां थी इधर पिंडी में, उनको पकड़ के अंदर डाला हुआ है। वो लाहौर से भी इनकी नहीं थी वहां पे, अगर प्रोटेस्ट कर रही थी, अगर आग नहीं थी लगा रही तो उसमें फर्क है। देखें मामला ये एक है कि शहबाज शरीफ आया है का कोई नारा लगाए, एक ही है कि जाके आग लगा दे। देखें मामला ये है कि अगर अपना आर्मी हेडक्वार्टर पे 200 या 400, वैसे तो ये है कि पूरे मुल्क में मास सवाए इनके इस गाली गलोच ब्रिगेड के, मास सवाए उन लोगों के जिनकी इसने जहन साजी की 2014 से लेके आज तक, ये 2014 से यही कुछ कर रहा है। ये 2014 से जो है ये रियासत के खिलाफ बगावत पे लोगों को उकसा रहा है। जब इसने कहा था कि ये मैं बिल जला रहा हूँ, बिल देने बंद कर दो, बाहर से पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए भेजो, बैंकों के ज़रिए पैसे भेजने जो है वो बंद कर दो। जब इसने थानों पे हमले करके अपने मुलजमान को छुड़वाया, ये जब इसने यहाँ पे ओपन तकारीर में कहा पुलिस अफसरों के नाम लेके कि मैं तुमको अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा, ये उस वक्त से जो है ये ज़हन साजी कर रहा था। अब पूरा साल टांग पे जाली प्लस्तर चढ़ा के इसने जो है ये सारी जो है वो ज़हन साजी की, और वो ज़हन साजी में चंद लोग ही थे, किसी जगह पे 250, 300, 500, 400 यही लोग थे। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर 400 लोग जो हैं वो आर्मी हेडक्वार्टर पे जमा होते हैं, उनमें से आगे आग लगानी है या गेट को तोड़ के ट्रेसपास करना है, वो तो 10 लोग ही जाएंगे ना, या वो 30 लोग जाएंगे। तो आप इसका मतलब है कि बाकी जो 370 हैं वो फारिग हैं, जिन्होंने ट्रेसपासिंग की, आग लगाई, तोड़फोड़ की, चले ना, या जिन्होंने मनसूबाबंदी की, वो तो आप सबूत के साथ पकड़े, उसको सजा दें। नहीं देखिए मलिक साहब, बात ये है जो सिर्फ मॉब का हिस्सा बन गया। सुन लें, अगर ये 400 आदमी वहां पे मौजूद ना होता तो वो 30 आदमी जिन्होंने जना हाउस की 4 दीवारी और गेट तोड़ा है, वो तोड़ ही नहीं सकते थे। आपने कहा कि 10 लोगों को पता होता है 500 बंदों में से, तो हाँ। बाकी 490 को पता ही नहीं। तो 490 ना 490 के साथ नरमी करें, नहीं तो फिर 490 जो है वो अंदर जाके जो है वो हर चीज उठाएं, लूट मार करें। 400 बंदे जो है वहां से वर्दियां उठा के उनको जो है वो सोटियों पे घुमाएं, तो वो बेगुनाह है। आपके पास एविडेंस तो है ना, जिसकी एविडेंस है देखिए इसकी एविडेंस जो है, इसकी एविडेंस तो ऐसी है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई एक्ट मेरे ज़ुम्मे है तो मैं वो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये मैंने नजर आ रहा है ना, आपके पास वीडियो क्लिप्स है, आप उसकी बेसिस पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं किसने तोड़फोड़ की, किसने आग लगाई, आप उसकी बुनियाद पे चले। लेकिन इसके बावजूद आपने सारे सियासी मुखालिफिन के साथ वो सलूक नहीं कर रहे। अगर जज साहब को या जज साहबा को ये नजर ना आए कि ये बेगम यास्मीन राशिदा ही हैं, तो फिर अब उसका आप मुझे बताएं कि फिर क्या हम जो है वो अपनी जो है वो
चीज जो हमें सामने नजर आ रही है उसको हम फिर बुलाई कर सर हम कहेंगे जी ये झूठ है सारा। सर वो आप बात काम ऐसे कर रहे हैं राना साहब जो आपको नहीं करने चाहिए। सुन ले, आपने मियां अजहर को 82 साल उसकी उम्र है, आपने रात उसको पकड़ के ले गए थाने में क्योंकि आपने हमाद को पकड़ना था, वो काबू नहीं आया, आपने मियां अजहर को उठा लिया। नदीम अफजल चंद के वालिद 75 साल के हैं, आपने नदीम अफजल चंद के वालिद को इसलिए पकड़ लिया कि उसका छोटा भाई MP है, उसने अभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये काबिल कबूल नहीं है राना साहब। नहीं, आज आप उनके साथ जुल्म करेंगे, कल आपके साथ हमारे साथ तो जुल्म हुआ है ना, कल होगा। नहीं, हमारे साथ कल हुआ है ना। मुशर्रफ के दौर में आपके साथ ज्यादती हुई, मुशर्रफ के दौर में आपके साथ ज्यादती हुई, मीडिया आपके साथ खड़ा था, मुशर्रफ के साथ नहीं था खड़ा। जितना मर्जी मुश्किल हालात थे, PTI ने आपसे ज्यादती की, मीडिया आपके साथ खड़ा था। आज आप उनसे ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ज्यादती किन मानों में कर रहे हैं? जिनको बिना वजह पकड़ के नहीं, सुन लेना, एक सियासी वर्कर, अगर मैं सियासी वर्कर हूं, मैंने मिनिस्टर भी बनना है, मैंने MNA भी बनना है, मैंने सियासत भी करनी है, और जब कभी मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मैंने चोरों की तरह छुपना है, मैंने डाकुओं की तरह छुपना है, मैंने क्रिमिनल्स की तरह छुपना है। ये आपके ख्याल में हमारे अजहर का कोई क्रिमिनल रोल है? हाँ है, उसका बिल्कुल है। तो क्यों छुपा हुआ है वो? तो फिर उसको पकड़े, तो आए ना, सामने आए ना, सामने आए। अगर उसको किसी ने छुपाया हुआ है तो फिर पुलिस उससे पूछेगी, तो उसे ही ना कुछ बताएं कि उसके वालिद ने छुपाया हुआ है। आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि जिधर भी छुपा हुआ उसके वालिद को पता है, इसलिए आपने उसको। हाँ भाई, ये अगर कल को अगर हमारे जुम्मे कोई इल्ज़ाम लगता है और हमें कहते हैं कि जी आए, पेश हों, गिरफ्तारी दें और आके अपने जवाब दें, इंशाअल्लाह ताला जो है ना, टेलीफोन के ऊपर जो है वो हम अपने आप को जो है वो जाके पेश भी करेंगे और अपनी बात का जवाब भी देंगे। क्योंकि जब आपके पास अपनी बात का जवाब होता है ना, तो फिर आपको खौफ नहीं होता। ये लोग जो हैं ये इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। अब कुछ जो है वो छुपे फिर रहे हैं, कुछ जो है वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भी मीडिया कहता है कि ये क्यों हो रही है। सर वो परवेज खटक को जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, ना करवाते तो अच्छा था। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ हैं। राना साहब, 9 मई के ऊपर एक लोगों की राय है कि ये टारगेटेड था, आर्मी चीफ के खिलाफ एक ऑपरेशन था, मिलिट्री बिल्डिंग्स के बाहर जाके मुजाहरे करने, आर्मी चीफ की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, ताकि या तो वो स्टेप डाउन कर जाए तो या इतना गुस्सा खा जाए कि मार्शल लॉ लगा दें। कोई ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं क्या? इंटेलिजेंस की अभी तक असेसमेंट्स क्या हैं? आप लोगों की इतलात क्या है? देखिए, इसमें कोई सच ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है कि जिसके मतलब कोई जिसकी बैकग्राउंड में कोई इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस या इंक्वायरी प्रोसेस जो है वो ऑप्ट किया गया हो। लेकिन ये र्यूमर्स 2014 में भी थी। उस वक्त भी ये जहाँ पे जो धरना अरेंज किया गया था, उसको अरेंज करने वाले भी कुछ लोग थे और उनका अल्टीमेट मकसद यही था कि यहाँ पे जब प्रेशर बिल्ट होगा तो आर्मी लीडरशिप जो है वो या खुद स्टेप डाउन होगी तो या फिर जो है वो यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देगी। लेकिन उस वक्त भी पार्लियामेंट मुतहद हुई, पार्लियामेंट का अजलास जो है वो मुतवातर इन सेशन रहा और वो प्रेशर जो थे वो सबसाइड हो गए और उसके बाद धरना जो है वो नाकाम होकर उठ गया। अब चले, इन ब्लैक एंड वाइट तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुसद्दका होने की हद तक जो है वो हमारे भी और आपके भी इल्म में है कि ये जो धरना अरेंज हुआ था ये आर्मी चीफ की तैनाती के प्रोसेस को जो है वो टेम्पर करने के लिए जो है वो हुआ था, नवंबर में जो हुआ था। और जो नवंबर में हुआ था उसकी फिर टाइम लाइन थी, उसको फिर रोका जाना, आज आएगा, कल आएगा, इतनी तो 9 मई का हदफ भी आर्मी चीफ था और जो है ये उस वक्त भी आर्मी चीफ की तैनाती हदफ थी और अब भी अस्करी क़यादत जो है वो हदफ थी। हदफ अस्करी क़यादत? जी बिल्कुल वो थी। लेकिन अस्करी क़यादत अगर हदफ थी तो फिर अस्करी क़यादत को रिटायर्ड लोगों की तरफ या उन लॉबीज़ की तरफ भी नज़र डालनी चाहिए जो बड़े अरसे से मुख्तलिफ तरीके से ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त भी उनका नादरा से रिकॉर्ड चुराया गया, सऊदी अरब को जाके क्या बताया गया, ईरान के विजिट को क्या रंग दिया गया, उन सारे तक बताया जाए कि वो कौन लोग हैं। देखें, इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि मैं यानी अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है, हमें तो इन्फॉर्मेशन जो है वो असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर है ना, लेकिन उनके पास तो रियल इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें ये एहसास या हमें नादरा से आर्मी चीफ का रिकॉर्ड किसने चुराया? वो लोग पकड़े गए हैं। वो लोग सऊदी अरब को किसने जाके कहा कि इनका ईरान के विजिट के ऊपर, वो कौन थे? जी, वो सारे लोग जो है वो पकड़े गए हैं और अंडर इन्वेस्टिगेट। लेकिन मामला ये है कि हमारे पास जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन लिंक कर रही है, नहीं चाहिए सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये
उन्हीं की तरफ से, यानी अदारे की तरफ से जिस वो नतीजे पे पहुँचे, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो बाज़ लोगों को ट्राई करते हैं लेकिन उसकी कोई ख़बर नहीं देते, और बाज़ लोगों को ट्रायल करने के बाद, सज़ा देने के बाद जो है वो फिर सिविल को भी भेज देते हैं और साथ पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। अब इन बातों के ऊपर उन्होंने क्या तरीक़ाकार अब अपनाना है, ये उनका इस्तेहकाक है। लेकिन अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लॉन्ग मार्च था ये किस मकसद के लिए था, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अब भी ये सारा उस दिन 9 मई को हमलावर होने का जो है वो मकसद यही था कि हमलावर हों और फिर उस हमले की जिम्मेदारी जो है वो अस्करी क़यादत के ऊपर डालें कि जी देखें ये आपकी वजह से सारा हो रहा है, और वो अंडर प्रेशर आएँ, और या फिर वो गवर्नमेंट का कुछ करें या अपना जो है वो बेसिकली तो आर्मी चीफ की अथॉरिटी को वो चैलेंज कर रहे थे ना। देखिए कि नवंबर के महीने में उनके अपॉइंटमेंट से पहले से लेकर एक बाकायदा माहौल था पूरा, जिसमें कोई कहते थे वो एक दिन पहले रिटायर हो जाएंगे, वो लग नहीं सकते, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन, फिर नादरा का रिकॉर्ड, फिर सऊदीज को क्या कहानियां कराई गई, ये एक बाकायदा एक सिलसिला है। तो अगर फौज इसके ऊपर ट्रांसपेरेंटली आके बताए कि वो कौन से एलिमेंट है इंटरनली, यानी उनके खिलाफ वो अहले तशी वाला जो मामला शुरू हुआ था, देखे वो इसीलिए था, ईरान गए, उनकी फैमिली का रिकॉर्ड, इनके ससुराल का ताल्लुक जंग से है, वो बाकायदा एक तरीके से सिस्टमैटिकली चीजें जो अहले सुन्नत हैं वो भी जाते हैं ज़ियारत के लिए, मतलब उनकी फैमिली, आर्मी चीफ की फैमिली के ऊपर कोई शुबा नहीं है कि वो उनका ताल्लुक अहले तशी से नहीं है। मतलब अहले तशी होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को जाके बाकायदा एक चीज कन्वे की गई थी इसलिए कि वो उनके खिलाफ एक और माहौल पैदा किया जाए। तो उन लोगों की निशानदेही करके कौम को बताना चाहिए, मेरा ये तो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ख्याल है कि इन लोगों की निशानदेही में जो है वो अदारे को तो कोई शक शुबा नहीं ना होगा। हम तो बात कर रहे हैं ना शक शुबे की बुनियाद के ऊपर या अपनी एक असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर, लेकिन उनके पास तो बिल्कुल पिक्चर जो है वो क्लियर है, और उनके पास तो इमरान खान की पिक्चर भी पूरी तरह से क्लियर है। वो क्या पिक्चर है? कि इसका भी गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन एजेंसी से इसका ताल्लुक है। सर ये आप सियासी दुश्मनी निकाल रहे हैं? नहीं, लॉबी से इसका ताल्लुक है, और वो लॉबीज जो है वो इसको मुसलसल और तसलसल के साथ सपोर्ट कर रही है। जिस तरह वो नवाज शरीफ को कहते थे ना मोदी का यार, तो आप उसको कह के गैर मुल्की लॉबीज के साथ अपनी सियासी मुखालफत निकालें। सियासी मुखालफत को हमें गैर मुल्की एजेंट करार देने तक नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, सियासी मुखालफत को सियासी मुखालफत नहीं, तो आप अब इसमें ये जो अब अपना वो कांग्रेस मैन के साथ जो इनकी गुफ्तगू सामने आ रही है, अमेरिका में जो लॉबी सिस्टम जो है वो सामने आ रहा है, ये सारी इनकी जो एफर्ट्स हैं ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए, IMF जो हम तक अभी तक हमारे साथ जो है वो यानी आंख मचोली कर रहा है, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर ये है तो फिर आप इतना हमें कहने की इजाज़त दें ना। सर ये इमरान खान की दो रुखी पॉलिसी की निशानदेही करता है। पहले कहते थे कि अमरीकियों ने यहाँ मेरी हुकूमत गिरा दी है, धमकियों में खाता है, तो फिर अब उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर या पोलिटिकल अगर वर्कर्स पकड़े जाएं तो दुनिया सारी में तरीकाकार मौजूद है कि अपने इशू को हाईलाइट करें। वो जो गैर मुल्की एजेंट करा दिया, IMF को अपने वजीर खजाना से बहुत बुरा एक्शन था, वो नहीं करना चाहिए था। तो फिर उसके ऊपर कोई बात पूछ हुई है? आपने कभी किसी ने पूछा है? एक फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब वाले ने तो कहा था कि इससे पाकिस्तान का मफाद तो हर्ट नहीं होगा, बाकियों ने नहीं किया। लगारी साहब ने बोला था। लेकिन मामला ये है कि इन चीज़ों को जो है वो हम बहुत लाइटली लेते हैं, और फिर जब इन चीज़ों के गलत रिजल्ट्स सामने आते हैं फिर हम कहते हैं कि देखें जी ये तो बहुत गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए था। अब उस वक्त कुछ ना कुछ क्या हो, मुकदमा दर्ज करो, अगले दिन बंदा या डिस्चार्ज है या बेल पे है। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, जब नवाज शरीफ की वापसी का सवाल आता है तो आमतौर पर आप लोग उसे इलेक्शन से मुंसलिक कर देते हैं। क्या इलेक्शन अब नवंबर में ही होंगे या आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर में। तो नवाज शरीफ की वापसी तो फिर 13 अगस्त को असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी। लास्ट डे हो तो 60 दिन बनते हैं। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा। सही, केयर टेकर सेटअप जो है अगर 2 दिन असम्बलियाँ पहले डिसॉल्व होती हैं तो 90 हो जाएंगे, 13 नवंबर तक होगा। अगर उसी दिन होती हैं तो फिर 13 अक्टूबर हो जाए, तो इलेक्शन उसमें हो जाएगा। ये आप केयर टेकर सेटअप का काम है कि वो इलेक्शन आगे धक्का मारने की आपकी कोई नीयत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल धक्का। देखें हमारी पार्टी में भी इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन लीडरशिप में भी और बाकी क़यादत में भी ये बात पाई जाती है कि धक्के धुक्के लगाने वाली बात जो है दुरुस्त नहीं होगी, और हमें
इलेक्शन जो है वो टाइम पे होना चाहिए। और जिस वक्त हम पंजाब का इलेक्शन रोक रहे थे, हम इसलिए नहीं रोक रहे थे कि हमको इलेक्शन से भाग रहे थे। ये मुस्बत सोच होगी अगर आप वक्त पे इलेक्शन कराएं। हमारा यही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जो है वो जो आइन में स्कीम दी गई उसके मुताबिक होने चाहिए, और सूबाई और कौमी असम्बली का। नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की वापसी जो है, देखें जी, पार्टी को तो उनकी ज़रूरत उस वक्त होगी जब पार्टी इलेक्शन में जा रही होगी। तो आगे सर पे आगे सर, तो बस ठीक है, फिर आ जाएंगे। जून एंड आने वाला है, तो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, इट्स नॉट फार अवे। अब तो फिर उन्हें आके कैंपेन अपनी कभी भी फार अवे 2-2.5 माह तो है ना अभी बीच में। पहले उनका अदालती मामला देखेंगे। उनका अदालती मामला मेरा ख्याल है कि प्रोटेक्टिव बेल जिस तरह से बाकी सबको मिली है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका केस तो वैसे भी मैडम सफदर और ना मैडम मरियम नवाज साहबा और सफदर साहब का जो अपील एक्सेप्ट हुई है, उस अपील का फैसला पड़े। उस फैसले में ही लिखा है कि वो पार्टी की सोच नहीं है कि कब आना चाहिए, जुलाई अगस्त कुछ टाइम देना। पार्टी की सोच तो हो सकती है, लेकिन कायद को तो रिक्वेस्ट ही की जा सकती है ना। पार्टी ने ये रिक्वेस्ट की है कि इस मरतबा इलेक्शन जब भी हों वो पार्टी को लीड करें, और उन्होंने ये जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वादा भी कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा। जहांगीर तरीन नई पार्टी की बुनियाद रखने वाले हैं, क्या पंजाब में आपके लिए थ्रेट बनेगी जेकेटी की पार्टी? देखिए, इस मामले में फैसला तो पार्टी ने करना है, पार्टी लीडरशिप ने करना है कि, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है और मैं अपनी हैसियत में जो है वो ज़रूर पार्टी लीडरशिप के सामने रखूँगा कि हमें इसके ऊपर बिल्कुल ठंडे रहना चाहिए। मामला ये है कि PMLN का वोट कहीं नहीं जाएगा, ना कहीं गया है। मियां नवाज शरीफ का वोट इंटैक्ट है। अब जो दूसरी साइड का वोट है, पंजाब में मुकाबला बिटवीन PTI एंड PMLN ही था, इसमें और कोई नहीं था। अब दूसरी तरफ जो है उनके 9 मई के एक्ट के बाद जो वहाँ पे टूट फूट हो रही है, वो 2 जगह पे हो जाए, वो 3 जगह पे हो जाए, वो हमें इफेक्ट नहीं करती। PTI 2 हिस्सों में भी बढ़ सकती है और 3 हिस्सों में भी बढ़ सकती है। 3 में इस तरह से बढ़ सकती है कि उसका एक हिस्सा तो पीपल्स पार्टी में जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा गुंजाइश है। हमारे पास गुंजाइश कम है, जितनी गुंजाइश है वो हमारे पास आ भी रहा है, हमारा राब्ता भी है। एक हिस्सा उसका जो है वो जहांगीर तरीन साहब अगर अपना ग्रुप बनाते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं उसको वहाँ जाएगा। एक हिस्सा जो PTI में भी रहेगा, जो जिस शक्ल में भी PTI जो है वो इमरान खान की क़यादत में या शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में या जिसकी भी क़यादत में। ये या वाली बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आपकी, जो अगर आपने वो जो स्टार्ट में बोला था कि रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा, उसमें तो आप इमरान खान को नाहल कर देंगे, तो फिर पार्टी नहीं, वो नाहल जो है वो कोर्ट करेगी ना, कोर्ट अगर सजा करेगी तो नाहल होंगे ना। लेकिन आप टर्म इतनी खौफनाक यूज कर रहे हैं। कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा तो मुकदमे में सजा होगी, तो सजा याफ्ता तो फिर जो है वो नाहल होता है। तो फिर पार्टी कौन चलाएगा? शाह महमूद कुरैशी चलाएगा। अभी तक तो की खबर यही है। तो एक ये PTI में जाएगी। तो ये अगर 3 जगहों पे तकसीम होती है तो हमें इस अमल को रोकने, इस अमल के ऊपर ऐसे ही खामखा कान खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड और पुरसुकून रहना चाहिए और इस अमल को होने देना चाहिए। बल्कि इस अमल का मैं तो ये भी कहूँगा हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बजट से पहले या अपने इलेक्शन से पहले जो लास्ट स्टेप है वो आपका बजट है। IMF आपसे हम ही नहीं भर रहा। अगर IMF नहीं आती तो आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे? देखिए जी, ये तफसीलात डिटेल्स जो है वो तो इसहाक डार साहब के पास ही हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला बजट जिस दिन पेश करेंगे उसका सारा जो है वो जिक्र करेंगे। जो हमें बताया गया है जिन मीटिंग्स में रहा हूँ कि IMF के शामिल होने या ना होने, दोनों सूरतों में ये इंशाअल्लाह ताला एक यानी पीपल फ्रेंडली जो है ना ये बजट होगा। इलेक्शन बजट होगा जी। आपने इलेक्शन में जाना? जी, इलेक्शन में भी जाना है। नहीं, तनख्वाहें बढ़ाएंगे आप लोगों की? नहीं, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तनख्वाहें बढ़ाएंगे? हम तो इस बात के ऊपर पूरे जो है वो हमने जो है वो हमारी डिमांड है इसहाक डार साहब से 20-25% तनख्वाह बताओ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब से। नहीं, अगर 20-25% भी नहीं बढ़ानी तो फिर आपने क्या करना? देखिए 38% इन्फ्लेशन है इस वक्त, तो आपको तनख्वाहें तो बढ़ानी है। चलो, उसके बगैर आप आधा कर दें, उधरी तो बढ़ा दें, उतनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ये मुतालबा है सभी का, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और इसहाक डार साहब से भी। और बहरहाल वो अभी उन्होंने कोई हमें नंबर तो नहीं बताया, लेकिन बहरहाल वो बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।